किया गया है, उसमें हम भारतेंदु युग को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने आधुनिक काल की प्रवृत्तियां, और जिसमें हमने पूरा आधुनिक काल कवर किया है, पूरे आधुनिक काल की मुख्य मुख्य प्रवृत्तियों को उसमें शामिल किया है। भारतेंदु युग पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो इस युग का काल निर्धारण, एक समय रेखा होनी चाहिए हर एक युग की, ताकि उस युग में लिखी गई रचनाएं, उस युग में जो भी वाद विवाद हुए हैं या फिर जो भी मतांतर रहे हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ सकें, उनका एक विस्तृत अर्थ जान सके, उसके कारण जान सके, उसके परिणाम जान सके। इसलिए काल निर्धारण एक आवश्यक चीज होती है, और विशेषकर साहित्य इतिहास या फिर किसी प्रकार के इतिहास में काल रेखा बहुत बड़ी चीज होती है, जो बहुत मायने रखती है। भारतेंदु युग का काल निर्धारण, पहले थोड़ी सी बात की थी इस पर। अलग अलग विद्वानों ने इसका जो है ना एक सटीक टाइम नहीं देकर के अलग अलग अपने अपने मत के हिसाब से इन्होंने इसका भी इसकी एक समय रेखा दी है। जैसे मिस्र बंधु इसको वर्तमान काल कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा समय रहा है, आधुनिक काल की शुरुआत का समय, जहां पर वर्तमान को केंद्रित रखकर रचनाएं की गई, इसलिए वो इसको क्या देते हैं नाम, वर्तमान काल देते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि पूर्ण रूप से जो है वर्तमान इन रचनाकारों की या इन कवियों की रचनाओं में नहीं उतर पाया था। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और उनमें एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा है, राजभक्ति, जो खुद भारतेंदु में भी पहले पहल नजर आती है, उनकी रचनाओं में भी। और जब भारतेंदु खुद में ये बात नजर आती है, तो बाकी लोग जो उनके मंडल के सदस्य हैं, या फिर उनसे प्रभावित होकर के लिख रहे हैं, या फिर उनको फॉलो करते हुए लिख रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के यहाँ पर ये बात लाजमी है कि आएगी। क्योंकि समय को, जिस समय में जी रहा है कवि, उस समय को लिखना इस समय से शुरू होता है, इसलिए मिस्र बंधु इसको वर्तमान काल नाम देते हैं। समय है इसका 1869 से 1888 तक का, इसको वर्तमान काल से मिस्र बंधु अभिहित करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही कि ये कवि ऐसे हैं जो वर्तमान को अपने साहित्य में स्थान देते हैं, पूर्ण रूप में नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक भारतेंदु और उनके मंडल के सदस्य जो है तत्कालीन समाज और समय की जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको कहीं ना कहीं स्थान देते हैं। क्योंकि इससे पहले का जो समय है ना साहित्य में, वो बड़ा अटपटा समय रहा है। भक्ति काल में जरूर कुछ कवियों ने, है ना, जैसे तुलसीदास की भी बहुत कम रचनाओं में उस समय का वर्तमान दिखाई देता है। बाकी लोगों के यहाँ पर नहीं, बाकी लोग अपनी भक्ति में रत है, और वो एक तरीके से अलौकिक चीजों की व्याख्या कर रहे हैं, अलौकिक शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलौकिक चरित्रों को ध्यान में रखकर साहित्य लिख रहे हैं। रीतिकाल में ये परंपरा बिल्कुल ही गायब हो जाती है। हाँ, कुछ जगह पर जो आदिकाल का वीर गाथात्मक साहित्य था, उसके तेवर जो व्यक्ति रीतिकाल में अपना रहा था, वो जरूर वर्तमान की कुछ चीजों को टारगेट कर रहा था। जैसे कि आप भूषण को ले लीजिए, है ना, वो जरूर कुछ चीजों को, वर्तमान की चीजों को अपने साहित्य में स्थान दे रहे थे, लेकिन वो भी सीमित स्तर पर, सिर्फ वीर गाथात्मक या राजनीतिक स्तर पर कुछ चीजों को शामिल कर रहे थे। इसके अलावा समाज की चुनौतियां और तमाम चीजें जो एक आम आदमी को ध्यान में रखकर आज के साहित्य ने अपनाई है, वो वहां पर दिखाई नहीं देती, वो वहां से गायब है। रामचंद्र शुक्ल पूरे आधुनिक काल के कई उत्थान मानते हैं, और इसके पीछे समय समय पर जो परिवर्तन हुए बड़े स्तर पर, है ना, ऐसे तो छोटे स्तर पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। और अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो जो आधुनिक काल का वर्गीकरण इतना विस्तृत हो जाएगा जितना कि दूसरी किसी चीज का वर्गीकरण नहीं हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा उलझन पैदा करेगा। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो है संक्षिप्त वर्गीकरण में ज्यादा अपना ध्यान रमाते हैं, इसलिए उन्होंने काल विभाजन करते समय भी मिस्र बंधुओं की तरह उलझा हुआ समय नहीं देकर के सुलझा हुआ काल विभाजन दिया है, और सिर्फ पूरे के पूरे हिंदी साहित्य को 3 हिस्सों में बांटकर फिर मध्यकाल को 2 हिस्सों में बांटा है। वो ज्यादा चीजों को उलझाना नहीं चाहते, विभाजन के संदर्भ में उनका मत साफ है कि वो चीजों को सुलझा हुआ प्रस्तुत करना चाहते हैं। भारतेंदु युग
वर्तमान काल का सूचक रहा है, आधुनिक काल का सूचक रहा है और तत्कालीन समय की समस्याओं को, चुनौतियों को स्थान देता हुआ प्रतीत होता है। आगे आने वाले कवियों के लिए समय को, जिस समय में कवि जी रहा है उस समय को, जिस समाज में कवि जी रहा है उस समाज को, जिन चुनौतियों को वह फेस कर रहा है या फिर एक आम आदमी फेस कर रहा है, उनको लिखने की एक जो प्रवृत्ति आई बाद के लोगों में, भारतेंदु काल के बाद के लोगों में, उसको शुरुआत करने वाला या उसका एक तरीके से स्टार्टअप करने वाला साहित्य माना जाता है। इसलिए भारतेंदु युग को रामचंद्र शुक्ल जो है नई धारा की तरफ या फिर इसके नई धारा के पहले उत्थान की तरफ का साहित्य मानते हैं। मेरे हिसाब से बात क्लियर हुई होगी। नई धारा और प्रथम उत्थान का अर्थ समझिए, क्योंकि नए तेवर में साहित्य आपके सामने आ रहा है। अभी तक का साहित्य कैसा था, जिसमें पूर्ण रूप से प्रशंसा की गई हो, किसी की वृद्धावली जो है वो प्रस्तुत की गई हो। ये ऐसा साहित्य है भारतेंदु युग का साहित्य जिसमें एक नवीनता की प्रवृत्ति है। नवीनता की प्रवृत्ति होने का अर्थ क्या है, खुद भारतेंदु को ही ले लीजिए, वो इतनी नई विधाएं लोगों के सामने लाकर रखते हैं, एक बहुत बड़ा विस्तृत जो है विधाओं का संसार खड़ा कर देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, उन चुनौतियों को, उन समस्याओं को और उन चीजों को भारतेंदु अपने साहित्य में स्थान देते हैं जो तत्कालीन समाज में मौजूद है, जिसको कभी खुद जी रहा है, कभी खुद देख रहा है, महसूस कर रहा है। हालांकि भारतेंदु का जीवन तो अपने आप में एक राजसी जीवन रहा है, वैभव वाला जीवन रहा है, शुरुआती जीवन उनका। बाद में जब वो साहित्य रचना करने लगे और इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, तब जाकर के उनका जीवन जो है थोड़ा सा वैसा बन गया जिसमें धन धान्य इत्यादि चीजों की कमी रही है, बल्कि वो राजा जैसा जीवन व्यतीत करते थे। उनके मंडल के जो लेखक हैं, उनके खुद के अनुभव जो है वो इस साहित्य में स्थान बनाते हैं। और सिर्फ अनुभवों को ही नहीं, अनुभूतियों को भी ध्यान में रखकर साहित्य लिखा जाता है। और भारतेंदु अनुभूतियों को अच्छे तरीके से महसूस करते थे और उसको लिख पाने में समर्थ थे, प्रतिभावान रचनाकार थे। इसलिए उन्होंने एक इस नई धारा का प्रवर्तन किया जिसमें वर्तमान मौजूद था। इससे पहले के साहित्य में वर्तमान नगण्य था, वो दिखाई नहीं देता था। मजबूरन अगर कोई रचनाकार या कोई समीक्षक या कोई व्यक्ति जो है किसी रचना में वर्तमान के दर्शन करता है, तो वो उसके देखने की दृष्टि है, उसके सोचने विचारने का अपना एक जो तरीका है, तजुर्बा है, उसके कारण होता था। एक आम पाठक को वर्तमान नजर नहीं आता था भारतेंदु युग से पहले की रचनाओं में, या बड़े स्तर पर ये कहें तो आधुनिक काल की रचनाओं से पहले। और ये नई धारा प्रथम दृष्टिया दिखाई दी उनको साहित्य में, हिंदी के साहित्य में, तो इसको वो इसका प्रथम उत्थान मानते हैं। फिर आगे चल करके आपको पता होगा द्विवेदी युग में एक नई चेतना पैदा हुई ना, जो बहुत ज्यादा खड़ी बोली की समर्थक रही है, जो बहुत ज्यादा हिंदी को बलवान समर्थवान बनाने की चेष्टा कर रही है और जो बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद से प्रेरित है। वहां पर दूसरा उत्थान माना है। क्लियर? और इस तरीके से ये क्रम आगे चलता रहता है। भारतेंदु युग को नई धारा का प्रथम उत्थान मानते हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां से फ्रेम होके आ सकता है, भारतेंदु युग को नई धारा का प्रथम उत्थान कौन आलोचक मानता है या किस आलोचक ने कहा है? और वो है रामचंद्र शुक्ल। इसका समय देखिए, 1868 से 1893 ये समय है। 1868 के कहने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, 1857 की क्रांति ही है। और आपको पता होगा रामचंद्र शुक्ल जब आधुनिक काल का वर्गीकरण विभाजन करते हैं तो ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद का ऐसा समय रहा है, 13-14 साल का समय, जिसको वो संक्रांति का काल कहते हैं। इस समय में नई धारा की कविता अपना स्थान बना रही थी, वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। 1868 के पास जब हिंदी साहित्य में पत्र पत्रिकाएं शुरू होती है, कवि वचन सुधा इत्यादि, उनके कारण हिंदी का साहित्य प्रभावित होता है, बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होता है।
और इसी वजह से वो भारतेंदु युग का समय भी यहाँ से मानते हैं। एक और कारण ध्यान में रख सकते हैं आप, भारतेंदु का जो समय है 1850 के आसपास से है, और इस समय तक आते आते भारतेंदु युवा होने लगते हैं, साहित्य की धाराओं में वो अपना स्थान बनाने लगते हैं। यही यही एक बड़ी वजह रही है कि शायद शुक्ल जी ने 1868 से 1893 तक के समय को नई धारा के प्रथम उत्थान का काल माना है और भारतेंदु युग का भी समय माना है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा? क्या क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड। बिल्कुल, वो मैंने जब शुरू किया था तब आपको बताया था कि कवि वचन सुधा के प्रकाशन के समय से आचार्य शुक्ल जो है वो आधुनिक काल का वास्तविक ढांचा शुरुआत होने की बात मानते हैं, और वो मानते हैं कि इन पत्र पत्रिकाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है आधुनिक काल के पीछे। इन्होंने एक भूमि तैयार की है, तो भूमि भी कैसी? उपजाऊ उर्वरा भूमि तैयार की है जिस पर अच्छा साहित्य पनप सके। फिर हाँ, मध्यकालीन प्रवृत्तियों का साहित्य होने का सीधा सीधा अर्थ लगा लीजिए। एक चीज ध्यान में रखिए, मध्यकालीन प्रवृत्तियों का साहित्य कहने का सीधा सा अर्थ क्या है? ऐसा साहित्य जिसमें प्रशंसा है, जिसमें किसी एक व्यक्ति की प्रशस्ति है, जिसमें सच झूठ का कोई अंतर करने की जरूरत ही नहीं है। उनको उस साहित्य को पढ़कर आपको सीधा सा यही लगेगा कि ये सिर्फ गिरदावली है, प्रशंसात्मक गीत है मात्र, और वो किसी व्यक्ति के द्वारा जो है एक तरीके से प्रभावित होकर के या उनके शरण में जाकर के या उनके आश्रय में रह करके लिखे गए प्रतीत होते हैं। जानबूझकर की गई प्रशंसा है। देखो, प्रशंसा के भी दो रूप होते हैं। एक तो आप किसी को देखते हैं कि वो वास्तव में बहुत बड़े काम कर रहा है, बहुत अच्छे और सामाजिक सरोकार के काम कर रहा है, तो तब आप उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे भूषण करते हैं शिवाजी की, छत्रसाल की, उनके वीरतापूर्वक कार्यों को देख करके और उनकी धीरता गंभीरता और उनके भीतर जो वीर वृत्ति है उसको देख करके वो उनकी प्रशंसा करते हैं। दूसरी तरफ और जो कवि है, चाहे उनका राजा किसी व्यक्ति से अगर वो सामना हो जाए एक साधारण से व्यक्ति से, उससे भी डरता हो, लेकिन उसके दरबारी कवियों ने उसको इतना बड़ा चढ़ाकर और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए प्रस्तुत किया है कि उस पर विश्वास करना ही मुश्किल हो जाता है। वो मध्यकालीन साहित्य है जिसमें सीमित प्रवृत्तियां हैं, या तो भक्ति पर प्रवृत्तियां हैं, या फिर वीर गाथात्मक प्रवृत्तियां हैं, या फिर श्रृंगारिक प्रवृत्तियां। ये तीन तरीके की प्रवृत्तियां आपको देखने को मिलती है। चौथे अगर स्टेप पर बढ़ा जाए तो कुछ साहित्य ऐसा है जहां पर नीति की प्रवृत्ति है, जहां पर नीतिगत बात की गई, लेकिन बहुत सीमित और संक्षिप्त साहित्य है। आपको पता है कुछ कवियों ने ही उसको लिखा है, जैसे गिरधर है, जैसे वृंद है, और जैसे बिहारी के कुछ दोहे हैं। उन्होंने बस नीति की बात की है। रहीम हो गए, रहीम के भी कुछ दोहे नीति के साहित्य में स्थान बनाते हैं। तो कुछ लिमिटेड लोगों ने ही उस प्रकार का साहित्य लिखा है, उनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पर। रामकुमार वर्मा इस काल को आधुनिक काल कहते हैं पूर्ण रूपेण, है ना। आधुनिक काल का वर्गीकरण करते हुए पहले हिस्से को ही आधुनिक काल कहते हैं, क्योंकि आधुनिकता का प्रवेश हुआ है। आधुनिकता का एक जो है जो मानक हो सकते हैं साहित्य की दुनिया में, उन मानकों को इस काल ने तैयार किया है। और वो 1870 से 1900 तक का जो साहित्य, इसके पीछे भी देखिए रीजन है। रामकुमार वर्मा 1800 से 1870 से क्यों मानते हैं? इस समय से पहले पहले तक अधिकांश ऐसा साहित्य रहा है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो प्रवृत्ति के हिसाब से, भाषाई प्रवृत्ति के हिसाब से वो साहित्य कैसा हो गया? मध्यकालीन प्रवृत्तियों का साहित्य हो गया। विषय के स्तर पर भी 1870 तक बहुत कुछ नहीं बदला था ना। नायिका भेद इत्यादि अब भी प्रयुक्त हो रहे थे। भारतेंदु मंडल के कवियों के द्वारा भी नायिका भेद या फिर श्रृंगार रस या फिर किसी की प्रशंसात्मक स्तुति, जैसे उस समय बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने राय बहादुर के खिताब दिए, बहुत सारे राजाओं को सम्मानित किया, नरेश जैसी उपाधियां ऐसे लोगों को दी जो एक सेनापति वर्ग के लोग थे, या फिर ऐसे लोग जो अंग्रेज हितैषी थे उनको बहुत सारी उपलब्धियां दी। उनके प्रशस्ति में भी साहित्य लिखा गया, और वो शुरुआती भारतेंदु काल के समय में वो साहित्य चलता था।
कुछ भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों ने ही राजभक्ति की बात की। खुद भारतेंदु ने भी राजभक्ति की प्रशंसा में साहित्य लिखा है, मतलब अंग्रेजों की प्रशंसा में अंग्रेजों की बिरदावली का साहित्य लिखा है उन्होंने खुद ने। 1870 के बाद का जो समय है ना, उस समय में बहुत कुछ परिवर्तित होता है साहित्य की दुनिया में। भारतेंदु खुद आकृष्ट होते हैं किस तरफ? राष्ट्रवाद की तरफ। अब उनके भीतर राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति जो है ज्यादा प्रमुखता से नजर आती है। राजभक्ति का महत्व जो है उनके साहित्य में स्थान बनाता है। ब्रज भाषा की बजाय अब वो इस्तेमाल करते हैं खड़ी बोली हिंदी का, काव्य भाषा में नहीं, बल्कि दूसरी जो विधाएं जो धीरे धीरे वो खुद ट्रेवल कर रहे थे, धीरे धीरे खुद उनका निर्धारण कर रहे थे, उनकी शुरुआत कर रहे थे, इन सारी विधाओं में वो खड़ी बोली हिंदी का इस्तेमाल करते हैं ब्रज भाषा की शब्दावली के साथ। ऐसी स्थितियों में जो साहित्य बन के उमड़ रहा था वो एक अलग प्रवृत्ति का था, जिसमें आधुनिकता के लक्षण साफ साफ नजर आते हैं। इसलिए रामकुमार वर्मा 1870 से 1900 के समय को भारतेंदु युग का समय मानते हैं। बात क्लियर हुई? भाषाई प्रवृत्तियों के आधार पर विषयांतर होने के कारण विषय एक नए विषय में प्रवेश कर रहे हैं ये कवि, जो भारतेंदु मंडल के भी हैं और भारतेंदु के समय के भी हैं। वो लोग एक नए विषय में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक श्रृंगारिक पदावलियां लिखी जाती थी, समस्या पूर्ति की जाती थी जो मात्र मनोरंजन था, ऐसे कथानकों पर साहित्य लिखा जाता था, ऐसे कथ्य या ऐसी बातों पर साहित्य रचनाएं की जाती थी जो मात्र मनोरंजन के लिए उद्देश्य से हुआ करती थी। अब वो जागरूक हो गए क्योंकि वो समझने लगे। 1868 में कवि वचन सुधा जैसी पत्र पत्रिकाएं जब सामने आती हैं, प्रकाश में आती हैं, प्रेस का काफी विस्तार हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि कोई बात अगर हम लिखकर पहुंचा रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव जन पर पड़ता है, जन उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। ऐसी स्थितियों में उन्होंने अपने साहित्य का विषय भी बदला। जो नई धारा पनप रही थी जिसमें राष्ट्रवादी विचार प्रभावी थे, ज्यादा जो है असर डाल रहे थे लोगों पर, उन विचारों को, उन प्रवृत्तियों को उन्होंने अपनाया। बैकग्राउंड में स्वाधीनता संग्राम चल ही रहा है तो उसके भी बहुत सारे प्रभाव इन साहित्यकारों पर पड़े। ये खुद ऐसे साहित्यकार थे जो उन आंदोलनों में सक्रिय भूमिका और भागीदारी निभा रहे थे, अंग्रेजों की खिलाफत कर रहे थे। इस वजह से 1857 से 1900 का साहित्य जो है वो भारतेंदु युग में आधुनिक काल का साहित्य मानते हैं। कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्लियर? फिर नंबर आता है रामविलास शर्मा का, और रामविलास शर्मा 1857 से लेकर के 1900 तक के समय को नवजागरण काल के नाम से अभिहित करते हैं। नवजागरण के पीछे भी उनका एक बहुत गहरा मत है। नवजागरण का मतलब क्या है? जो पश्चिम के देशों में रेनेसा या पुनर्जागरण जैसी चीज आती है, ठीक वही चीज भारतीय समाज में भी देखने को मिलती है रामविलास शर्मा को। और वो पूरी तरीके से साम्यवादी विचारधारा के या फिर सामंत विचारधारा के, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जिसमें कुछ लोगों के हाथ में ही सत्ता है, इनके खिलाफ थी वो। ये नवजागरण की या फिर रेनेसा की या फिर पुनर्जागरण की जो विचारधारा थी वो इन सब के खिलाफ थी और नई चीजों के निर्माण में वो निर्माण के पक्ष में थी। इस वजह से रामविलास शर्मा 1857 की क्रांति के बाद का जो समय, जिसमें नवीनता को स्थान दिया गया राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, उसको वो आधुनिक काल के संदर्भ में देखते हैं, पढ़ते हैं और इसको भी तर्क के साथ प्रस्तुत करते हैं। पुनर्जागरण का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा। पुनर्जागरण दो रूपों में आता है भारतीय समाज के संदर्भ में, जिसको हम दोनों रूपों को मिला करके आप नवजागरण काल कह सकते हैं या नवजागरण कह सकते हैं। ये नवजागरण दो रूपों में आया। पहला रूप था लोक जागरण का, यहां पर लिखा है पहला रूप है नवजागरण का लोक जागरण का और दूसरा रूप है नवजागरण का। अब इन दोनों को शब्दों को अच्छे से समझ लीजिए। लोक जागरण और नवजागरण में अंतर क्या है? लोक जागरण का सीधा सीधा अर्थ है सांस्कृतिक रूप से अपने आप को नवीनता से जोड़ना। सांस्कृतिक रूप से नवीनता से जोड़ने का अर्थ क्या हो गया? हमारा जो
सोशल स्ट्रक्चर था। उस सोशल स्ट्रक्चर में हम एक तरीके से हमेशा से सामंतों के गुलाम रहे हैं, या एक ऐसा वर्ग रहा है जिसके हम तले दबे हुए रहे, चाहे हमें कितने ही कष्ट क्यों न भोगने पड़े, है ना। उन लोगों के खिलाफ एक नवीन चेतना इस नवजागरण ने पैदा की। तो जो जो नवजागरण की चीजें सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ी हुई थी, जो नवजागरण की चीजें सांस्कृतिक धरातल से जुड़ी हुई थी, वो सारी की सारी चीजें लोक जागरण में आई है। दोनों ही नवजागरण के दोनों रूपों का संबंध आम आदमी से है, लेकिन एक में सांस्कृतिकता हावी है और दूसरे में सामाजिकता हावी है। दूसरे रूप को देखिए, दूसरा जो नवजागरण का रूप है वो स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? राजनीतिक परिस्थितियों को परिवर्तन करने की जो क्षमता नए विचार रखते थे, वो नवजागरण से जुड़े। और जो संस्कृति के स्तर पर नवीन विचार लोगों में पैदा हो रहे थे, या लोग जिसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, या लोग जिनको अपना रहे थे, वो लोक जागरण में आते हैं। लोक जागरण सांस्कृतिक चीजों से संबंधित है, सांस्कृतिक आंदोलन से संबंधित है, और नव जागरण आपके सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से संबंधित है, जो सीधा सीधा कनेक्ट होता है स्वाधीनता संग्राम से। लोक जागरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको ध्यान में रखिए, आपको पूरा का पूरा अर्थ क्लियर आ जाएगा। सामंतवाद का विरोध। लोक जागरण का सीधा सीधा अर्थ, उद्देश्य क्या है? सामंतवाद का विरोध। और नव जागरण का सीधा सीधा उद्देश्य क्या है? स्वाधीनता प्राप्त करना। स्वराज्य की स्थापना करना। क्लियर? तो सीधे सीधे तौर पे नव जागरण जो था वो मुख्य रूप से साम्राज्यवाद के विरोध था, और दूसरी तरफ लोक जागरण जो था वो सामंतवाद के बिल्कुल अगेंस्ट में था। जो व्यवस्था पहले से बनी हुई थी, उन्हीं व्यवस्थाओं के खिलाफ दो स्तर पर नवजागरण हुआ। इन दोनों स्तर के नवजागरण को रामविलास शर्मा स्थान देते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार के साहित्य का, इस प्रकार के विषयों का भारतेंदु युग के साहित्य में या फिर आधुनिक काल के साहित्य में, जो 1857 की क्रांति के बाद लिखा गया, उसने प्रमुखता से अपने अंदर उसको स्थान दिया। इस वजह से ये नवजागरण काल का साहित्य है, और इस वजह से भारतेंदु युग जो है वो नवजागरण का काल है, नवजागरण की स्थापना का काल है साहित्य की दुनिया में। क्लियर हुई बात, या फिर कोई डाउट है यहां तक? करेक्ट। अच्छा सर, एक बात बताइए। हम्म जो सर आप पढ़ाते रहते हैं, हम्म अगर हम मैसेज सर भेजते हैं तो सर इससे आपको डिस्टर्ब तो नहीं होता है? ना ना, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। मैं दूसरे डिवाइस में इनको देखता हूँ, और यहाँ हाँ, ओ, थोड़ा सा इधर देखना पड़ता है बस, और वो देखना भी जरूरी है। कोई डाउट हो, कोई कई लोग कई बार साइड में कोई ऐसा माहौल होता है तो वो सिर्फ मैसेज से ही बात कर सकते हैं, तो उस वजह से देखना। नहीं सर, जैसे मान लीजिए अभी मैं भेजा कि सामंतवाद के प्रमुख तत्व, तो क्या सर इसको देख के आपको सर ऐसा तो नहीं सर कंसंट्रेशन इधर उधर होगा सर थोड़ा सा? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। तो ये बात क्लियर हो गई कि लोक जागरण और नव जागरण, नव जागरण के ही दो हिस्से थे, ठीक है। पहला हिस्सा जो लोक जागरण कहलाता है, वो सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जिसमें आप भक्ति आंदोलन को भी जोड़ सकते हैं। और दूसरा जो हिस्सा है वो भारत के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था? स्वाधीनता प्राप्त करना। एक तरीके से राष्ट्रवादी रचनाएं जो थी वो इस हिस्से में स्थान बनाती है। और दूसरी तरफ जो सांस्कृतिक पतन हमारा हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, सामंतों के द्वारा, उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम जो है इस लोक जागरण ने किया। चलिए, ये था भारतेंदु युग का काल निर्धारण। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आप मान के चलिए 1857 के बाद का जो समय है उसको हम भारतेंदु काल कह सकते हैं। 1857 से 1900 तक का जो समय है वो भारतेंदु काल की परिधि में आता है।
बड़े स्तर पर। क्लियर। रामचंद्र शुक्ल का मत ध्यान में रखना, कवि वचन सुधा के प्रकाशन के समय को वो भारतेंदु युग का समय मानते हैं, क्योंकि इसने भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रकाशन शुरू किया था। भारतेंदु युग की जो भी प्रवृत्तियां रही है वो कवि वचन सुधा निर्वाह करती है, और एक तरीके से नवीन चीजों का आगमन हुआ हिंदी साहित्य की दुनिया में, हिंदी साहित्य के प्रकाशन की दुनिया में पत्र पत्रिकाएं अपना स्थान बनाने लगी, उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। इस वजह से वो इसको जो है प्रथम उत्थान नई धारा का मानते हैं। क्लियर। ये आगे चलते हैं।